नमस्कार दोस्तों, जेएन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी का युग और उनके जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी सत्याग्रह हुए हैं, तो इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लगातार देखिएगा, तो आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम यह जानेंगे कि महत्वपूर्ण योगदान किस प्रकार से दिया है महात्मा गांधी जी ने, किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रपिता योग कहलाए। तो चलिए सीधे टॉपिक पे चलेंगे, लगातार आपको टॉपिक पे ले चलेंगे। महात्मा गांधी के युग, अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। माता का नाम अगर बात किया जाए तो पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, और इनका महात्मा गांधी जी के पूरे नाम की बात करें मोहनदास करमचंद गांधी। अगर बेटे की बात किया जाए तो इनके 4 पुत्र थे, जिनको हरिलाल, मनीलाल, एक का देवदास और एक का क्या नाम था? रामदास। तब बेटे की अगर बात की जाएगी तो क्या क्या नाम है? तब बेटे की अगर बात की जाएगी तो हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। पांचवा पुत्र भी कहा जाता है किसको? जमुनालाल बजाज को। ये इनको बहुत ज़्यादा मानते थे, तो इनको 5वां पुत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कहा जाता है 5वां पुत्र के रूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मित्रता या बहुत ज़्यादा इनको मानने के कारण। अब इनकी बात की जाएगी तो इनकी अगर शादी की बात किया जाए तो इनकी 1882 में शादी हो गई थी। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी जी के साथ हो गई थी। और इसमें अगर बात की जाए 1883 में फिर इन्होंने कहाँ चले गए? 1882 में शादी हो गई, 1883 में ही लंदन वकालत पढ़ने के लिए चले गए। लेकिन ये साउथ अफ्रीका जाते हैं। सबसे पहले साउथ अफ्रीका एक केस लड़ने के लिए जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात हो जाती है किससे? गोपाल कृष्ण गोखले से। गुरु तो उनके कौन पहले गुरु, राजनीतिक गुरु कौन बन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के बाद उन्होंने कुछ 2, 3, 4 बातें बताई महात्मा गांधी जी के लिए। तो महात्मा गांधी जी ने उनको समझा। उन्होंने पूछा क्या? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बोला कि अगर सफल होना है किसी भी सत्याग्रह के लिए तो हमें किसी न किसी महान पुरुष के बारे में पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए। तो गांधी जी ने 2 पुस्तक पढ़े, दोनों पुस्तक से अलग अलग चीज़ें की जानकारी एकत्रित की और सीख ली। जैसे कि पहले अगर रस्किन की बात की जाए तो रस्किन से महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के बारे में जाना। किसके बारे में? भूख हड़ताल के बारे में। दूसरी ले टॉलस्टॉय की पुस्तक पढ़ी, जिससे आंदोलन के बारे में जाना। अगर कहीं हमें जीत करनी है तो अकेले नहीं, आंदोलन के माध्यम से कोई जीती जा सकती है। तो दो के बारे में। तो महात्मा गांधी जी ने 2 पुस्तक कौन सी पढ़ी? तो 2 पुस्तक, एक रस्किन की, एक ले टॉलस्टॉय की। तो रस्किन से हमें भूख हड़ताल के बारे में महात्मा गांधी जी ने सीखा, और दूसरी बात की जाए तो ले टॉलस्टॉय वाले से आंदोलन के बारे में सीखा। तो अगर कभी भी आंदोलन उग्र होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। क्या? आंदोलन अगर उग्र होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। अब आगे चले, यह कब, कहाँ उनको? तो ये साउथ अफ्रीका में ही सबसे पहला उनका आंदोलन हुआ था। सबसे पहला आंदोलन की बात करें, जीवन का पहला आंदोलन, तो साउथ अफ्रीका में। अगर भारत में सबसे पहले की बात किया तो 1917 में कौन सा हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। लेकिन वहाँ किसकी स्थापना की थी? साउथ अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी जी ने किसकी स्थापना की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में। गोपाल कृष्ण से ये सारी चीज़ें सीखी। उन्होंने क्या कहा था? रस्किन, भूख हड़ताल, टॉलस्टॉय आंदोलन के लिए। और फिर साउथ अफ्रीका के बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत देश वापस आते हैं। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ये बताया था कि आपको भारत जाके 1 साल तक स्टूडेंट के रूप में रहना है, आपको वहाँ जाके कुछ नहीं करना है। तो वही चीज़ महात्मा गांधी जी ने यहाँ किया था। 9 जनवरी 1915 को भारत आए और 1916 में साबरमती आश्रम का क्या किया? स्थापना किया। ठीक है, और उसको साबरमती आश्रम बनाने के लिए जो सहयोग किया था किसे? अम्बालाल साराभाई ने सहयोग किया था। क्या किया था? अम्बालाल साराभाई ने सहयोग किया था साबरमती आश्रम बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं महात्मा गांधी जी के, तो 1916 में ही उन्होंने क्या किया? तो साबरमती आश्रम। दूसरा, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में शामिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लखनऊ अधिवेशन में शामिल हो जाते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन में उनको एक बिहार से नेता जाते हैं, किसान नेता। कौन?
राजकुमार शुक्ल जी आते हैं। राजकुमार शुक्ल जी बात करते हैं किससे? महात्मा गांधी जी से कि आप कहाँ चलिए? बिहार में चलिए, वहाँ पास किसानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो गांधी जी ने राजकुमार जी को रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया? बताया उन्होंने कि 1 साल तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो 1916 के बाद जस्ट 1917 में बिहार जाते हैं और बिहार में तीन कटिया पद्धति क्या होती है? जैसे 20 है तो 20 में 3 भाग में नील की खेती करनी होगी। नील की खेती करने से क्या होता था? बंजर भूमि हो जाती थी। क्या होती? जितनी भी एरिया में नील की खेती की जाती थी वह भूमि बंजर हो जाती, जिस कारण से मतलब किसान को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और भी कई कारण थे, लेकिन प्रमुख कारण किसान तिनकटिया पद्धति के कारण परेशान थे। तो महात्मा गांधी जी जाते हैं बिहार में और वहाँ 1917 में, कब? 1917 में चंपारण सत्याग्रह में सफल होते हैं। यह आंदोलन सफल होता है। नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ सफल होने के बाद, तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। क्या? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और 1918 में है मेल मजदूर के लिए भी आंदोलन किया। मजदूर मेल के लिए भी आंदोलन किया। वहाँ से भी इन्होंने मतलब क्या की सफलता हासिल करते जा रहे थे। तो जो एक टेस्ट मैच होता है ना, टेस्ट मैच को ही महात्मा गांधी ने T20 समझ रहे थे। टेस्ट मैच को क्या समझ रहे थे? T20 समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पास। तो अब जैसे कि बताया जा रहा है कि 1918 मेल मजदूर आंदोलन भी किया और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह भी किया। तो लगा कि अब इससे क्या हो रहा है, हमें सफलता मिल रही है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी ने 1920 में क्या कर दी? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है हमें अंग्रेजों के बाल नहीं काटना, नाखून नहीं काटना, कपड़े नहीं धोना, भोजन नहीं बनाना, इन सब को मतलब बहिष्कार करना, उन्हें किसी भी प्रकार से मदद नहीं करना। लेकिन इन सब ना करने से हमें आज़ादी मिल सकती थी? क्या प्रमुख कारण यही था? क्या इसी के कारण मतलब क्या अंग्रेज इस सेवा के लिए यहाँ आए थे? उनको तो मुख्य रूप से क्या चाहिए थे? कोयला चाहिए था, कृषि, यहाँ रेशम चाहिए था, कपास चाहिए था। इन सब चीज़ों को यहाँ से ले जाने आए थे। तो चलिए ठीक है, उन्होंने क्या कहा? असहयोग आंदोलन में इन सब चीज़ों को करना है। हम सब भारतीयों को अंग्रेजों का कोई भी काम नहीं करना है, बहिष्कार करना है, उनके दुकान से सामान नहीं लेना है, इन सब चीज़ों का। तो कब? 1920 में असहयोग आंदोलन। लेकिन 1918 के बीच में ही क्या हो गया था? 1918 के बाद 1919 में क्या हो गया था? रोलेट एक्ट आया था, काला कानून। किसी भी क्रांतिकारी को जांच पड़ताल के बिना ही जेल के अंदर डाल देना। क्या कर देना? बिना जांच पड़ताल के ही मतलब किसी को भी जेल के अंदर डाल देना। रोलेट एक्ट आया था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, काला कानून नाम दिया। और इसमें से रोलेट एक्ट के बाद क्या हुआ? जब विरोध किया गया तो यहाँ एक जलियांवाले बाग में मीटिंग चल रही थी इसी के विरोध, मतलब ये काला कानून के विरोध में। मतलब यहाँ ये बोला जा रहा था यह कानून गलत है, ऐसा। तो वहाँ एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं और वहाँ क्या करते हैं? गोलियाँ बरसा देते हैं। तो कई क्रांतिकारी, कई हमारे राजनेता क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो वहाँ उसमें से क्या होता है, जिसको हम 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। और फिर हंटर आयोग की स्थापना की जाती है उसी टाइम पे, और केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी वापस कर दें। इन सब के कारण जब हमारे देश में काला कानून लाया गया, काला कानून के विरोध में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की तो महात्मा गांधी जो अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई थी केसर हिंद की, उसको वापस कर देते हैं। और 1920 में असहयोग आंदोलन चालू कर देते हैं। 1920 में क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन चालू कर देते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन से लगता है कि हमको 1921 में आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पे एक घटना घट जाती है कि एक पुलिस थाने पे क्या कर दिया जाता है? बम विस्फोट। मतलब वहाँ पास 22 पुलिस अधिकारियों को जिंदा जला दिया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा। तो वहाँ पास जब ये घटना उग्र हो जाए, आंदोलन उग्र हो रहा था, तो इस कारण से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की बात रखी। तो असहयोग आंदोलन को 12 दिन के अंदर ही वापस ले लिया गया था। अब मतलब महात्मा गांधी जी जब ऐसी घटना देखे तो उनको एक कारण भी ढूंढ रहे थे जिस कारण से वो असहयोग आंदोलन स्थगित करना चाहते थे।
तो जब ऐसा हुआ तो अब जब उनके अधिकारी को जला दिया गया जिंदा, तो अंग्रेज तो शांति से नहीं बैठेंगे। तो अगर वो महात्मा गांधी जी को उस टाइम पे गिरफ्तार करते तो पूरा देश, पूरे थाने को जला के फेंक दिया जाता, पूरे थाने को जला के मतलब किसी प्रकार से विध्वस्त कर दिया जा सकता था। लेकिन अंग्रेज भी होशियार थे, तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी को उस टाइम पे क्या नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने 1 महीने बाद, जब उन्होंने बीच में ही जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया महात्मा गांधी ने, तो वो क्रांतिकारी नेता ही जवाहरलाल नेहरू जी भी ये चीज़ बोले थे कि अगर कोई जम्मू कश्मीर में कोई घटना हो रही है वहाँ एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे, तो वहाँ आंदोलन ना करके पूरे वहाँ ना करें, बल्कि पूरे देश में आंदोलन को चलने दें। पर्टिकुलर क्षेत्र में रोका जा सकता आंदोलन का, लेकिन महात्मा गांधी ने पूरा असहयोग आंदोलन को ही स्थगित कर दिया, जिससे उनके ही बीच के लोग गुस्साए हुए थे। तो जब ये मौका देखा अंग्रेजों ने देखा कि महात्मा गांधी जी को भी बुरा बोला जा रहा है, उन्हीं के लोग बोल रहे हैं, तो इन सब का मौका उठा के फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, 1 महीने बाद ही महात्मा गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया गया। तो महात्मा गांधी जी ने वहाँ क्या किया, जेल जब उनको हो गई 6 साल के लिए, तो महात्मा गांधी जी वहाँ बीमार पड़ गए थे। तब बीमार पड़ने के कारण उनको लगा कि अंग्रेजों की अगर महात्मा गांधी जी जेल में ही अगर बीमार हुए, कहीं किसी प्रकार से डेथ हो गई, तो पूरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, पूरे भारतीय। तो उनको ऐसा इसका भी डर था कि कहीं जेल के अंदर इनकी डेथ न हो। तो उन्होंने क्या किया, जब बीमार दिखे महात्मा गांधी, उनको छोड़ दिए। तो महात्मा गांधी जैसे वहाँ से 6 साल पहले, कुछ दिनों बाद ही, मतलब 6 साल के पहले ही उन्होंने रिहा कर दिया गया। तो रिहा करने के बाद क्या कहते हैं, गांधी जी क्या करते हैं, 1924 में क्या कहते हैं, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता भी करते हैं, जहां से हाईलाइट होते हैं और पूरे देश में छा जाते हैं। फिर उसी तरह से 1924 में क्या करते हैं, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। कौन, महात्मा गांधी जी। वो कहाँ होता है, कर्नाटक बेलगांव में। तो यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में, किस अधिवेशन में क्या किया था, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो कर्नाटक बेलगांव में। अब नेक्स्ट बात अगर बात की जाती है कि अब फिर यह 1924 में कांग्रेस अधिवेशन भाग लेने के बाद फिर महात्मा गांधी जी यह करते हैं कि अब कुछ समाज सेवा की जाए। क्या किया, कुछ समाज सेवा की जाए। तो उस टाइम पे क्या चल रही थी, प्लेग बहुत भयानक बीमारी थी, जिसे काली मौत के नाम से जाना जाता था। जैसे आज की भयानक बीमारी की अगर बात की जाए तो कोविड-19 से भी भयानक बीमारी। कोविड-19 तो किसी को हो जाता है तो दिखता नहीं है क्या कैसे, लेकिन वहाँ पास शरीर में बड़े बड़े घाव, ऐसे मतलब प्लेग में बीमारी होती थी, महामारी। तो वहाँ ने महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि लोगों की कुछ जाके मतलब लोगों के क्या करते थे, जैसे कोई बीमार रहते थे तो रुई से ही उनको मतलब साफ करते थे जिनको बीमारी रहती थी। तो ऐसे समाज सेवा उन्होंने 6 साल तक की। 6 साल सेवा करने के बाद फिर क्या करते हैं, 1930 में दांडी मार्च, 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं। 78 लोगों के साथ शुरुआत करते हैं। कब होता है, 26 मार्च से 6 अप्रैल तक। क्या करते हैं 1930 में, क्या 26 दिन का देख लेते हैं, कौन सा, 12 मार्च से, माफ़ कीजिए 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में 26 दिन के लिए दांडी मार्च की शुरुआत होती है, जिसमें नमक कानून तोड़ा जाता है। नमक कानून तोड़ के मतलब टैक्स कर हटाकर हम भारतीय खुद निर्माण करेंगे और इसका टैक्स की भरपाई नहीं करेंगे, ऐसी बात की गई। कहाँ, नमक कानून मतलब दांडी मार्च में 78 लोगों के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन 20,000 लोग वहाँ पहुँच गए, मतलब इस तरह। तो जिसका अंदाजा नहीं लगाया था महात्मा गांधी जी ने, उससे भी ज़्यादा लोग वहाँ मतलब सहयोग किया दांडी मार्च में। तो इसका फायदा उठाते हुए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दी। किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब जैसे कि अंग्रेज अगर बोलते थे कि यहाँ विद्यालय नहीं बनेगा, तो हाथ जोड़ के ऐसे बोला जाता कि हम विद्यालय बनाएंगे, हाथ जोड़ के बोला जाता था और कुछ नहीं। तो ये होता था सविनय, जैसे हम लोग कोई निवेदन देते थे सविनय नम्र निवेदन के साथ। तो यहाँ पास ऐसे बोला जाता जैसे कि कोई चीज़ के लिए अंग्रेज मना कर रहे हैं तो हम वहाँ हाथ जोड़ के बोलेंगे कि हमको ऐसा हम करेंगे ही करेंगे, हाथ जोड़ के। और वहाँ मतलब जिस चीज़ को मना करें मतलब हमको वही करना, उल्टा एकदम। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब समझ सकते हैं, जो अंग्रेज बोलते थे, वो अंग्रेज सरकार या अंग्रेज शासन जो बोलती थी उसके खिलाफ मतलब हाथ जोड़ के हम लोग क्या करते थे, अपने कार्य करते थे या आंदोलन
चालू करके रखते थे महात्मा गांधी जी उस टाइम पे, ऐसा मतलब किया था। तो 1900 टाइम पे ही 1930 के टाइम पे जो वायसराय था इरविन था, लेकिन इसके पहले जो 1924-1920 के टाइम पे रेडिंग वायसराय था। तो इरविन के सामने 12 मांगे रखते हैं, जिसको वो इनकार कर देता है। क्या कर देता है? 12 मांगे इनकार कर देता है। 19 के 30 के टाइम से ही वहाँ क्या होता है, लंदन में क्या होता है, मैकडोनाल्ड क्या होता है, पीएम होता है, उसने एक गोल मेज, मतलब गोल मीटिंग जिसके सामने फेस टू फेस दिखता है, फेस गोल मेज सम्मेलन कहलाता है वो। तो उसमें वहाँ मीटिंग रखी। तो 1930 में पूरी तैयारी के साथ महात्मा गांधी जी को बुलाया गया। महात्मा गांधी जी मतलब इसलिए इरविन से बोला गया था वहाँ के प्रधानमंत्री कि महात्मा गांधी जी को भारत देश भेजना है उनको, तो उनको पता था कि इनका मतलब जो महात्मा गांधी जी को बोलेंगे वो पूरा देश की जनता मानती है महात्मा गांधी जी की बात को। तो 1930 में नहीं गए महात्मा गांधी, वहाँ सिर्फ BR अम्बेडकर और तेज प्रताप शंभरू जी और भी 1-2 नेता गए हुए थे। 1930 के बाद 1931 का टाइम आता है। तो 1931 में ही इरविन फिर बोलता है, क्योंकि वहाँ से प्रेशर दिया जाता है किसको, इरविन को, लंदन के जो प्रधानमंत्री वो प्रेशर देके कि महात्मा गांधी जी को क्यों नहीं भेजा। तो वो बोलते हैं कि यहाँ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारी चीज़ें ऐसा चल रहा है, ये सारी जानकारी देते हैं। 1931 में ही अभी क्योंकि चोरा चोरी वाला जो कांड हुआ था वहाँ से आंदोलन क्या हुआ था, उग्र हुआ था। उस टाइम को लेकर 1931 में अब चल रहा है भगत सिंह की फांसी का दौर चल रहा है। भगत सिंह की फांसी का दौर चल रहा है। तो अब महात्मा गांधी के सामने इरविन आता है, बोलता है आप चले जाइए, हम आपकी 12 मांगों को मान लेते हैं। तो 12 मांगों को मांगने के लिए वहाँ बोलते हैं महात्मा गांधी जी कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको रिहा किया जाए। तो वो इरविन यह बोलते हुए मान जाता है कि हम जितने भी राजनीतिक क्रांतिकारी हैं उन सबको रिहा कर देंगे। तो उन्होंने ऐसे बात, उनको चाहे आप राजनीतिक क्रांतिकारी की बात की है, ना कि उग्र क्रांतिकारी अलग से। तो जबकि भगत सिंह के नाम पे क्या लगा हुआ था, मतलब वो राजनीतिक क्रांतिकारी तो थे नहीं थे, उग्र में से अलग प्रकार से, मतलब बम विस्फोट का वो लगा हुआ था, केस लगा हुआ था किनके ऊपर, भगत सिंह के ऊपर। तो ये मान के मतलब महात्मा गांधी जी कहाँ चले जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन में चले जाते हैं, 1931 में चले जाते हैं। 1931 में आने के बाद वहाँ से क्या होता है, वहाँ पास एक बात रखी जाती है गोलमेज सम्मेलन पे, जिस प्रकार से मुसलमानों के लिए मतलब अलग से वोट डालने का अधिकार था, उसी प्रकार से दलितों के लिए भी 1931 में क्या हुआ कि जिस प्रकार से मुसलमानों के लिए अलग से प्रावधान किया गया था भाग या जगह के लिए या चुनाव के लिए, उसी प्रकार से दलितों के लिए बात रखी गई थी। तो वहाँ महात्मा गांधी जी नहीं माने, वापस भारत आ जाते हैं। भारत आने के बाद क्या होता है, तब तक यहाँ भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा सुना दी जाती, फांसी दे दी जाती है। 1932 में क्या होता है, फिर वहाँ पास ये बात रख दी जाती है, मतलब दलितों के लिए अलग से प्रावधान कर दिया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं मानते हैं। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जिस प्रकार से मुसलमानों के लिए भी किया गया था, अलग प्रतिनिधित्व का अलग समुदाय के लिए बात रखी गई, तो उससे कहीं ना कहीं से देश का बंटवारा होने का डर था। इस कारण से महात्मा गांधी जी उस बात को नहीं मान रहे थे। अगर दलितों को तो एक अलग देश, तो जैसे बन गया पाकिस्तान, उस तरह से एक अलग देश दलितों का भी देश बन जाता। जिस प्रकार से महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे देश का बंटवारा न हो, और उन्होंने क्या, पूना पैक्ट पे समझौता नहीं किया था। पूना पैक्ट समझौता में एक बात फिर महात्मा गांधी जी के बाद और यहाँ अगर बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में ये आरक्षण का प्रावधान रख के ये बात को माना गया, भूख हड़ताल को बंद किया गया महात्मा गांधी जी के। तो महात्मा गांधी जी किस चीज़ पे मान गए, फिर रिजर्वेशन की बात पे मान गए थे कि चलिए ठीक है रिजर्वेशन की बात पे। तो यहाँ BR अम्बेडकर साहब भी इस चीज़ से मान जाते हैं और हस्ताक्षर कर देते हैं। तो ये पूना पैक्ट समझौता भी 1932 में होता है। फिर नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो कब आएगा, 1940। अब 1940 में क्या होता है, व्यक्तिगत आंदोलन। 1940 में क्या कर दिया जाता है, व्यक्तिगत आंदोलन कर दिया जाता। महात्मा गांधी जी के हर व्यक्ति अपने लिए, मतलब अपने से स्टार्ट करे व्यक्तिगत आंदोलन 1940 में। 1940 में व्यक्तिगत आंदोलन करने में सबसे पहले जो हुए व्यक्तिगत आंदोलन करने वाले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे विनोबा भावे। व्यक्तिगत, इसी को ही व्यक्तिगत आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किसके, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और अगर नेक्स्ट की बात करते हैं
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट की जाती है। कैबिनेट मिशन का बहिष्कार किया जाता है और फिर उनको अब अंग्रेज़ों को पता चल जाता है कि हमें भारत को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। तो फिर वो इस प्रकार से हमारे भारत देश को 1947 तक क्या करते हैं, आज़ाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और मतलब संविधान जैसे निर्माण हो जाता है तो भारत अपने कार्यवाही पूरे संविधान के तरीके से क्या करने लगता है, संभालने लगता है। इस प्रकार से आपको गांधी जी के गांधी ईरा के बारे में पूरा बताया गया, गांधी जी के युग के बारे में बताया गया, किस प्रकार से उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आई होप कि दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।